A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस मेल पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी लेक्चर्स की। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब का लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। इस चैप्टर में, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। हम ये लोग बात करेंगे कि किस तरीके से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, मूवमेंट क्या होती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर, कौन कौन से सिस्टम्स मिलकर जो है मूवमेंट को पॉसिबल बना पाते हैं, क्यों लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स अलग अलग होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मूवमेंट के अगर बारे में हम बात करते हैं तो मूवमेंट क्या होती है, तो मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट इज डिफाइंड एज अ विजिबल चेंज इन द पोजीशन एग्जिबिट ईदर बाय होल ऑर्गेनिज्म और पार्ट। तो जो विजिबल चेंज है जो हमें दिखाई दे रहा है, कई बार ये इनविजिबल भी होते हैं जिसे हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं क्योंकि हम देख नहीं पाते, बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो इनसाइड ऑफ आवर बॉडी है वो भी मूवमेंट शो करती है। तो मोस्टली विजिबल मूवमेंट है ये, जिसके अंदर या तो पूरी बॉडी ऑफ उस ऑर्गेनिज्म की या फिर उस बॉडी का पार्ट जो है वो मूवमेंट शो करता है। या तो पूरा ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करेगा या तो पार्ट ऑफ द बॉडी मूवमेंट शो करता है। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ये कहने का कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मूवमेंट जो होगी वो ऑटोनॉमिक होती है। लिविंग बींग्स जो होते हैं उसमें ऑटोनॉमिक होती है, मतलब कि वो सेल्फ सस्टेन मूवमेंट होती है। बट इन केस ऑफ नॉन लिविंग वो इंड्यूस रहेगी मूवमेंट। मतलब अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे कि कोई पत्थर है, कोई चेयर है, कोई टेबल है, अगर उसके अंदर मूवमेंट होती है तो वो किसी और के द्वारा की गई मूवमेंट होती है। इट सेल्फ जो सेल्फ इंड्यूस जो मूवमेंट होगी, ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट हो गई, वो सिर्फ लिविंग बींग्स के केस में ही आपको नजर आएगी। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के केस में आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो काइनेसियोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ मूवमेंट को। जो स्टडी है जिसमें कि हम मूवमेंट्स की स्टडी करते हैं उसे काइनेसियोलॉजी कहा जाता है। तो इस स्लाइड से आपको जो एक फैक्ट जानने को मिलता है दैट इज काइनेसियोलॉजी। ये आपको पता चलना चाहिए काइनेसियोलॉजी क्या होती है। काइनेटिक, देखो काइनेसियोलॉजी को याद करने के लिए काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो मूवमेंट की जो स्टडी है, लॉजी मीन्स स्टडी, उसे हम काइनेसियोलॉजी कहेंगे। फिर अब हम बात करते हैं, अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि मूवमेंट किस वजह से पॉसिबल हो पाती है। तो मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, मूवमेंट के लिए हमारी मसल्स और हमारा स्केलेटन दोनों चीज़ें यूज़ होती है। मतलब मसल्स भी यूज़ होंगी और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास स्केलेटल सिस्टम अवेलेबल है तो उनका स्केलेटन भी यूज़ होगा। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास स्केलेटन हो, सबके पास स्केलेटन नहीं होता, लेकिन मूवमेंट में मसल्स प्लस स्केलेटन दोनों इन्वॉल्व होता है। जनरली ये हायर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अब अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लोअर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके केस में तो मसल्स भी अवेलेबल नहीं होंगी, तो वो भी मूवमेंट शो करते हैं। हम बात कर रहे हैं हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मसल्स क्या होती हैं, तो मसल्स होती हैं स्पेशलाइज्ड होंगी, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ये, थिन इलोंगेटेड सेल्स होंगी जो मसल फाइबर्स बनाती हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी वेट की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो हमारे ह्यूमन के केस में 40 से 50% जो वेट है वो मसल्स का वेट है। जो ज़्यादा मस्क्यूलर लोग होंगे उनके अंदर 50% तक मसल्स हो सकती है। जो लेस मस्क्यूलर थिन लोग हैं उनके अंदर 40% तक मसल्स हो सकती है। तो ऑर्गेनिजम्स के ह्यूमन बींग्स के केस में 40 से 50% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट जो है वो मसल मास होता है। अगर हम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मसल्स की, मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। द सेल्स ऑफ मसल कैन बी शॉर्टन कंसिडरेबली एंड रिटर्न टू ओरिजिनल रिलैक्स स्टेट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकती है मसल की। अगर आपको कोई फोर्स लगानी है, कोई वर्क करना है, तो मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी या रिलैक्स हो जाएंगी, डिपेंड करता है कि वो हमारी कौन सी मसल है, वो किस तरीके से काम करती है, रिलैक्स होके या कॉन्ट्रैक्ट होके। एक्साइटेबिलिटी, मसल्स जो होती हैं वो एक्साइट हो सकती है, मतलब जो सिग्नल्स पास करते हैं। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे ही एनर्जी जो पास करती है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप नर्व सेल्स को याद करिए, मैंने आपको बताया था नर्व का कंडक्शन, नर्व्स जो होती हैं हमारी
उसमें एक कंडक्शन जो होता है, सिग्नल अगर हमें भेजना है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व तक, तो हम कैसे भेजते हैं? इन फॉर्म ऑफ, हमने बात किया था कि हम नर्व्स में जो सिग्नल जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाता है। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो। सिमिलरली मसल्स के केस में भी क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसको, डिफरेंस जो होता है उसको कैरी करती है, उसी के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है। और क्या हो सकती है उसकी प्रॉपर्टी? एक्सटेंड हो सकती है, इलास्टिसिटी होती है मसल्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़, आप अपने हाथ को जहाँ जहाँ पे भी आपकी मसल्स हैं उस जगह को स्ट्रेच कर पाते हो, वो किस वजह से पॉसिबल हो जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स के बारे में। अगर कोई डिजीजेज होती हैं, इस तरीके की काफ़ी डिजीजेज होती हैं, या फिर अगर आप मसल्स को यूज़ करना बंद कर देते हो तो मसल्स क्या हो जाती हैं? स्टिफ हो जाएंगी। स्टिफ हो जाएंगी और अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देंगी और वीनिंग हो जाती है मसल्स की, मतलब मसल की वेस्टिंग हो जाएगी मसल्स की। ठीक है, वेस्ट हो जाती है मसल। इसका मतलब क्या है? मसल्स जो है धीरे धीरे यूज़ इट। एक कहावत है, हमारे अनाटमी के जो सर हैं वो हमेशा बताते थे हमको ये, कि अगर आप किसी मसल्स भी और ब्रेन भी, हर चीज़ के बारे में क्या होता है? ईदर यूज़ इट और लूज़ इट। मसल्स के केस में भी ये होता है, या तो आप अपनी मसल्स को यूज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, चलिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज़ योर मसल्स। ये हमारी बॉडी का एनर्जी सेविंग का मैकेनिज्म होता है। अगर कोई मसल्स से हम काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी बॉडी की एनर्जी को स्टोर करने के लिए बॉडी क्या करेगी? उस मसल को बिल्डअप करना बंद कर देगी। उस मसल को ही बिल्डअप करेगी ज़्यादा जहाँ से काम लिया जाता है। तो अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके पैरों की मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, हाथों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाथों की मसल्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, एंड सो ऑन। अगर हम बात करते हैं मसल टिश्यू के बारे में, तो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 639 सेपरेट तरीके के मसल्स होते हैं। 639 तरीके के मसल्स ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। दैट ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स। जो मसल्स की स्टडी इज कॉल्ड मायोलॉजी। अभी हमने एक और स्टडी पढ़ी थी, मूवमेंट की स्टडी। अब क्या है? मायोलॉजी क्या होती है? मसल्स की स्टडी। ये तो बहुत ईजी है, एम से मसल्स होती है, एम से मायोलॉजी। तो मसल्स ऑफ आइरिस, जो आंख में आइरिस होती है, एंड सिलियरी बॉडी आर एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। बाकी सारी मसल्स क्या थी? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। अब मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इस तरीके से जब हम, अगर आप जो बायो के या साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म होती हैं। 3 तरीके की लेयर्स होती हैं जिससे कि अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल डीप, तो आप उसमें मत जाइए। हाँ, आपको इतना ज़रूर याद रख लीजिए कि मसल्स जो होती हैं मेनली मीजोडर्मल ऑरिजिन होती हैं, बट 2 इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट या बिगेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। जो हमारे हिप की मसल्स होती हैं वो होती हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ये जो है लार्जेस्ट मसल है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं हमारी सार्टोरियस, जो हमारे बैक मसल्स होती हैं। सार्टोरियस जो मसल है, जो हमारी बैक में मिलती है, हमको कमर पे जो मिलती है सार्टोरियस, वो लंबी मसल है। सबसे बड़ी मसल्स जो है ग्लूटियस मैक्सिमस, उसका नाम भी वैसे ही है, ग्लूटियस मैक्सिमस। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? जॉ मसल, जिससे आप खाते हैं। मैसेटर जो यहाँ पे होती है हमारे, वो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, जो हमारे च्यूइंग में काम आती है, खाने को चबाने के काम आती है। जब हम बोलते हैं तो भी वो एक्टिवेटेड होती है, जब हम बहुत ज़ोर से हंसते हैं तो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो जो मैसेटर मसल है वो हमारे बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। सबसे बड़ी मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल मैसेटर, और सबसे लंबी मसल सार्टोरियस। तो ये जो है तीनों मसल्स के नाम आपको पता रहने चाहिए। दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन। जो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल की बात करें, ये कौन सी मसल्स थी? देखो, जब हमने मसल का चैप्टर छोटी क्लासेस में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था 3 तरीके की मसल्स होती हैं। स्मूथ इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम। स्ट्राइटेड मतलब रफ भी बोल सकते हो उसको, और कार्डियक मसल्स हार्ट में होती हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। कार्डियक मसल्स की एक अलग कैटेगरी है, वो हार्ट में होती है। स्मूथ मसल्स जो होती हैं हमारे इनसाइड के ऑर्गन्स में होती है। स्ट्राइटेड जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो हमारे काम करने वाली जो मसल्स हैं, जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं, वो होती हैं स्ट्राइटेड। तो जो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, मतलब वो वाली मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। स्मूथ मसल्स जो होती हैं
वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं रहती है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जो सबसे लंबी स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं, ये तीनों कौन सी थी? ये सारी की सारी स्ट्राइटेड मसल्स थी। जो स्मूथ मसल की बात करेंगे तो रेक्टस एब्डोमिनस, द शॉर्टेस्ट मसल इज स्टेपीडियल। देखो, आपको कम से कम नाम ज़रूर पता होना चाहिए। अब मैंने आपको एक लॉजिक बता दिया, जो अंदर हमारे ऑर्गन्स की जो मसल्स होती है या एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जो मसल्स होती हैं वो होती हैं स्मूथ मसल्स। जो बाकी की सारी मसल्स होती हैं हैंड्स में या लेग्स में, वो सारी कैसी होंगी? वो सारी हमारे वॉलंटरी कंट्रोल वाली मसल्स हैं। ओके, देखिए स्ट्राइटेड मसल्स। तो अगर हम मसल्स की बात कर लें, कितने तरीके की मसल्स हो सकती हैं? 3 तरीके की मसल्स हैं, स्केलेटल, विसरल। जो विसरल का मतलब ऑर्गन से रिलेटेड, विसरा इनसाइड बॉडी कैविटी। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स वाली जो मसल्स होती हैं उनको विसरल कहा जाएगा। एंड कार्डियक मसल्स एक अलग कैटेगरी है, बिल्कुल अलग कैटेगरी है, जो कि हमारे हार्ट में हमको मिलती है। तो स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। हम इस बार फिर से देख लेते हैं फंक्शन कैसे एसोसिएटेड होगा। स्केलेटल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स भी जिनको कहा जाता है, जो स्मूथ मसल नहीं है, स्ट्राइशंस हैं। स्ट्राइटेड मसल्स इसीलिए कहा गया है, उनके अंदर ऐसे ऐसे लाइंस बनी होती हैं, स्ट्राइशंस, इसीलिए उनको स्ट्राइटेड मसल कहा जाता है। इनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं। ये मसल्स की क्या खास बात होती है? ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल वाली मसल्स है। हम अगर चाहते हैं तो हम अपने हाथ को उठाएंगे, अगर हम नहीं चाहते तो हम अपना हाथ नहीं उठाएंगे। तो लेकिन हम क्या ये कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें अपना खाना डाइजेस्ट नहीं करना है? हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने खाना खा लिया तो खाना अपने आप से डाइजेस्ट होगा ही होगा। तो वो सारी मसल्स कौन सी हैं? जो खाने के वाले टिश्यू, स्टमक, इंटेस्टाइन में लगी हुई हैं, वो सारी स्मूथ मसल्स हैं, वो अपना काम करेंगी। तो इनकी एक्टिविटी क्या है? हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कौन सी मसल्स की बात हो रही है? स्केलेटल मसल्स की। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मसल है दैट इज स्केलेटल मसल। उनकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे कंट्रोल में, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है, राइट। फिर हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल इन इज वाटर एंड पोटेशियम इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल। जो मसल्स जो हमारी बनी होती हैं बॉडी की, उनका मेजर कंपोनेंट क्या है? फिर से वाटर। अब आप ये देखिए, हमारे ब्लड का कंपोनेंट भी वाटर है, हमारी मसल्स का मेजर कंपोनेंट भी वाटर है, हमारे ब्रेन के अंदर भी वाटर है। तो आप ये देखिए वाटर कितना वाइटल एलिमेंट है, वो हमारे बॉडी की हर चीज़ में पाया जाता है। अगर आप ये भी देखेंगे कि सबसे पहला जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है वो भी वाटर के अंदर ही हुआ था। तो वाटर जो होता है ये अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये एक बहुत ही वाइटल एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये आप समझिए। तो हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या है? बहुत सारा वाटर है। साथ में क्या है? अबंडेंट ऑफ मिनरल एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। मिनरल एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो प्राइमरीली इनका फंक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन, मतलब चलने के काम आती हैं। कौन सी मसल्स की बात हो रही है? स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है। तो ये चलने के काम आ रही है, या सरफेस जो बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनको मूवमेंट करने के काम आ रही है। सेकेंड कौन सी टाइप है? सेकेंड टाइप है विसरल या फिर स्मूथ मसल्स। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स को हमने क्या कहा? हमने इनको विसरल कहा या स्मूथ मसल कहा। स्मूथ मसल क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे हमको स्ट्राइशंस देखने को नहीं मिली। जब हमने डायसेक्शन करके देखा तो हमें मसल्स के बीच में स्ट्राइशंस नहीं मिली। जो स्ट्राइशंस वाली हैं वो कौन सी हैं? वो स्केलेटल थी, ठीक है। ये वाली में क्या होगा? स्मूथ दिखाई देती हैं। तो ये कहाँ पर होंगी? मैंने आपको बता दिया, हॉलो विसरल ऑर्गन्स जो होंगे, इंटरनल ऑर्गन, उनकी सरफेस पे होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल पर होंगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर होंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले ट्रैक पर होंगी, सब जगह होती हैं। तो ये कौन सी मसल्स हैं? ये जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिनको हम वॉलंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन। ये आप पूरा रीड कर लीजिएगा। ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल से बाहर है मसल्स, ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है नर्वस सिस्टम के। क्या करती हैं? असिस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, दैट इज मूवमेंट ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गेमीज थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ों को वो रेगुलेट करती हैं। थर्ड मसल्स कौन सी आ गई? थर्ड कैटेगरी ऑफ मसल्स इज कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स वो मसल है। तो कार्डियक मसल्स कौन सी हैं? कार्डियक मसल्स वो मसल्स हैं जो कि हार्ट की वॉल पर होती हैं। ये क्या करेंगी? जब से हम बॉर्न हुए, जब से हमारा एग्जिस्टेंस है, मतलब बॉर्न होने से भी पहले से, जब से हमारा हार्ट बीट करना शुरू करता है, जैसे ही एक फीटस का हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तभी से ये मसल्स एक्टिवेट हो जाती है और ये लगातार अपने एक्शन में रहती हैं। ये शांत नहीं बैठती, मतलब इनका कोई रेस्टिंग टाइम नहीं होता।
डाइजेस्टिव ट्रैक का भी रेस्टिंग टाइम होता है, स्मूथ मसल्स का रेस्टिंग टाइम होता है, बट कार्डियक मसल्स का नहीं होता। तो ये स्पेशल तरीके की मसल्स हैं, दे नेवर गेट फटीग्ड। तो ये थी हमारी 3 तरीके की मसल्स। कौन कौन सी थी? कार्डियक मसल्स थी, स्मूथ मसल्स थी और स्केलेटल मसल्स थी। तो इन तीनों के फंक्शन और इन तीनों के डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत बेसिक था। जो 2 तरीके के मसल फाइबर जो हमको मिलते हैं, अगर हमारी बॉडी में 2 तरीके के मसल्स फाइबर पाए जाते हैं तो वो होते हैं, एक तो स्लो ट्विचिंग होते हैं और एक होते हैं फास्ट ट्विचिंग। मतलब ट्विचिंग मतलब एक्साइट कितनी जल्दी हो सकते हैं। क्विकली, द मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, मतलब कितनी जल्दी जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कितनी जल्दी जल्दी वो रिलैक्स हो सकते हैं। तो फास्ट ट्विचिंग होते हैं और स्लो ट्विचिंग होते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कॉजेज एन इंक्रीज इन मसल मास। अब मैंने ये आपको बताया था यूज इट और लूज इट। ये फंडा आप समझ लो, ये आपके दिमाग के ऊपर भी है, ठीक है। जो हमारी ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारी नर्व्स हैं, उसके केस में भी ऐसा ही होता है, यूज़ इट और लूज इट। अगर आपने अपना दिमाग का यूज़ करना बंद कर दिया है, अब आप कोई नई किताबें नहीं पढ़ते, कोई नया चीज़ नहीं सीखते, या जो एजिंग किसको कहा जाता है, ओल्ड एज में आते हैं जब लोग, तो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो नई चीज़ें लर्न करना बंद कर देते हैं। इसीलिए उनका दिमाग जो है वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ होती है, उसको समझना बंद कर देता है। तो यूज़ इट और लूज इट, मसल्स के केस में ये वेरी मच है। अगर आप मसल्स को, एक पर्टिकुलर मसल को, आप जिम में क्या करते हो, या जो एथलीट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को रोज़ रोज़ करते हैं। रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे, रेस्ट लेंगे, खाना खाएंगे। तो ये जो साइकिल चलता रहता है, रेस्ट का भी और बहुत बड़ा रोल होता है। रेस्ट जो होता है उस मसल्स को रिपेयर करता है, और फूड का अपना रोल तो है ही, वो आप अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात किया मसल्स का। हमने बात किया था सबसे पहले कि अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं किसी बॉडी में, तो मूवमेंट 2 तरीके से पॉसिबल हो पाती है। किस तरीके से? एक तो स्केलेट मसल्स के केस में मसल उसको सपोर्ट करती है, और स्केलेटल सिस्टम के केस में हड्डियाँ, हमारी हड्डियाँ और जो हमारी कार्टिलेज हैं वो काम करती है, हमारी जो मसल्स काम करती है। इन दोनों के मूवमेंट से, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाती है। तो मसल के केस में हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया। मसल के केस में 3 तरीके की मसल्स को पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारे हड्डियों का ढांचा, वो कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है। वो एक हार्ड सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स है हमारी बॉडी का, कॉन्स्टिट्यूट द स्केलेटल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। 2 चीज़ें होती हैं, हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में पढ़ा था। बोन्स और कार्टिलेज क्या है? ये क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है क्या? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। तो ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स प्लस कार्टिलेज। बोन जो है उसके अंदर वेरी हार्ड मैट्रिक्स होती है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट एंड द प्रोटीन कॉल्ड ऑसिन। ऑसिन नाम का प्रोटीन आपको बोन्स में मिलेगा, ठीक है। कार्टिलेज जो होती हैं, दे आर स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट्स एंड इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉन्ड्रिन। तो जो जहाँ पे कॉन्ड्रिन प्रोटीन मिलेगा वहाँ वो होंगी हमारी कार्टिलेज, जहाँ पे हमको ऑस्टिन प्रोटीन मिलेगा वो होंगी हमारी बोन्स। तो हड्डियाँ जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, उनकी मैट्रिक्स जो होगी वो कैसी होती है? उनकी मैट्रिक्स जो हार्ड होगी, तभी तो वो हड्डियाँ हार्ड हो पाती हैं। और जो सॉफ्ट थोड़ी सी हड्डी हमको दिखाई देती है उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। तो स्केलेटल सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, हड्डियाँ आती हैं और कार्टिलेज आती हैं। तो स्केलेटन में बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों चीज़ें आती हैं। जो बोन्स होती हैं, बोन्स कंसिस्ट ऑफ अ डेंस आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी लेयर इनसाइड कॉल्ड द स्पॉन्जी बोन। देखो, बोन की स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन दोनों स्ट्रक्चर उसमें आपको पाए जाते हैं। बोन्स आर रिमॉडल्ड फॉर स्ट्रेंथ व्हेन एक्सप्रेस टू न्यू स्ट्रेस। देखो, जैसे हमने मसल्स के बारे में बात किया, यूज इट और लूज इट, सेम सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या आपकी बोन्स जो होती हैं उसको पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर अमाउंट का प्रेशर या स्ट्रेन पड़ता है उस पर, तो मसल्स जो हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी और हार्ड हो जाती हैं, और अच्छे तरीके से और हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फंक्शन क्या होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम का? तो हमारे स्केलेटल सिस्टम के कुछ फंक्शन होते हैं टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है सपोर्ट, फिर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे? हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमने पढ़ा है कि हमारा हार्ट कहाँ पे होता है? थोरैसिक केज के अंदर होता है, थॉरैक्स के अंदर होता है ना,
हमारा हार्ट जो होता है, रिब्स उसके भी, उसको आगे से साइड से रिब्स होती हैं, आगे स्टर्नम होता है, पीछे वर्टिब्री होती है, सारी चीज़ों में होता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन कहाँ पे होता है, क्रेनियल कैविटी में, ठीक है। ऐसे ही पेल्विक बोन होती है हमारी। ऐसे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो हमको प्रोटेक्शन का काम देती है। मसल्स जो होती हैं वो भी हमारी हड्डियों के ऊपर ही अटैच होती है। मसल्स जिसकी जो अटैचमेंट होगी वो भी हमारी हड्डियों के ऊपर अटैच रहती हैं। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बोन मैरो में, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लड कॉर्पोसेल्स एंड बोन मैरो। और क्या हेल्प करती हैं, हेल्प इन ब्रीदिंग में एंड हियरिंग में। ट्रेकियल रिंग, स्टर्नम, रिब्स आर हेल्पफुल इन ब्रीदिंग। देखो हमने जब हम पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे हायोइड बोन होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्पीच में हमारे काम आती है। ईयर बोन्स होती है, मिडल ईयर, ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। स्केलेटल सिस्टम ना हमें सिर्फ चलने में मदद करता है, चलने के साथ साथ ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, हम कितनी बोन्स पढ़ते हैं आज तक, हमने पढ़ा है कि 206 बोन होती हैं। एक्चुअल में ये होती हैं 270 बोन, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, फ्यूज़ हो के 206 रह जाती हैं। तो वैसे 270 बोन्स होती है, वो फ्यूज़ हो जाती हैं और 206 बोन्स रह जाती हैं। तो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द बॉडी, एंडोस्केलेटन इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा स्केलेटन है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये आप बस बात समझ लीजिए। एक्सियल स्केलेटन हमने किसको बोला, इसके अंदर 80 बोन्स आती हैं, विच इंक्लूड्स स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन है, सेंटर वाला, जिसके अंदर क्या क्या आया, स्कल आया, वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी आई, हमारी रिब्स आई और हमारा स्टर्नम आया। फिर अपेंडिकुलर क्या होता है, अपेंडिक्स मतलब हमारे हैंड्स लेग्स, ट्रांसवर्स टाइप में। तो इस कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। इसमें क्या आता है, पेक्टोरल, पेल्विक ग्रिडल, लिम्ब बोन्स एंड बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ये सारी हमारी कौन सी आती हैं, ये हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटल है। इसमें ऐसा कुछ लर्न करने का नहीं है, समझ में का है। एक हमारा सेंटर स्केलेटल सिस्टम है और एक हमारा जैसे CNS और PNS की तरह है, समझ लीजिए बस नर्वस सिस्टम के केस में। तो अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स आर ऑफ 4 कैटेगरी, 4 तरीके की कैटेगरीज होती हैं बोन की। कौन कौन सी, अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। कैसी कैसी बोन्स हो सकती हैं, लॉन्ग बोन्स हो सकती है, शॉर्ट बोन्स हो सकती है, फ्लैट बोन्स हो सकती है और इरेगुलर बोन्स हो सकती है। तो जो ये हमारे बोन्स जो होती हैं, अगर हम पूरी बॉडी के अंदर, अगर हम अपनी पूरी बॉडी के अंदर बोन्स को क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो हमें 4 तरीके की बोन्स देखने को मिलेंगे। लॉन्ग बोन्स देखने को मिलेंगे, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। और हम ये जो क्लासिफिकेशन इसकी कर रहे हैं लॉन्ग शॉर्ट, इसके हिसाब से वो काफ़ी वैलिड क्लासिफिकेशन। आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके एंड पर क्या हो रहा है, बोन मैरो जो फॉर्मेशन करती है RBCs का, ये सब आपको देखने सुनने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पे मिलती है हमको, ईयर के अंदर मिलती है, यस। जो लॉन्गेस्ट बोन होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है फीमर। फीमर कहाँ पर है, हमारी लेग में। अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये जो चैप्टर है इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको बोन्स के नाम पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर बोन जो होगी वो कौन से सिस्टम की बोन है, हमारे सिस्टम इन द सेंस कौन सी बॉडी पार्ट की बोन है। जैसे फीमर की बात हो गई तो ये लेग की बोन है। अगर स्टेपीज की बात करें तो ये ईयर के अंदर होती है, इनर ईयर की बोन है। फनी बोन किसको कहा जाता है, ऑलिकेरॉन, अल्ना जो होता है उसके ऊपर होता है ऑलिकेरॉन प्रोसेस, उसको एक फनी बोन भी बोला जाता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस इन द स्कल ऑफ मेल एंड फीमेल, दस टुगेदर विद द पेल्विस इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है यहाँ पर। अगर आप बात करते हैं, अगर हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं या हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, हिस्ट्री में हम जो पुरानी जो हम खुदाई करते हैं, इंडस वैली के बारे में हमको कैसे पता चला, जब हमने खोदा तो खोदते होते हमें नीचे चीज़ें मिली, उसको देख के हमने पता लगाया कि भाई यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी, या किसी भी सिविलाइजेशन की बात करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स में हमें मरे हुए जितने डेड जो प्लांट्स और एनिमल थे वो मतलब प्रिजर्व फॉर्म में हमको मिलते हैं, उनका स्केलेटन मिलता है बेसिकली। तो बोन्स की स्टडी की जाती है। तो बोन्स की स्टडी जब की जाती है तो पता चलता है
कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके पैल्विक में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है, पैल्विक जो उनकी हिप बोन होती है उसमें भी फ़र्क होता है, और साथ में उनके स्कल में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है जो उनके सर की बोन्स होती है। तो उसी को स्टडी करके जब किसी का स्केलेटन मिलता है, कोई आपको कंकाल मिला, तो आपको कैसे पता चलेगा कंकाल को देख के कि ये मेल का कंकाल है या फीमेल का कंकाल? तो बहुत सारे ऐसे जो स्केलेटन्स थे उनको स्टडी किया गया, तो पता लगाया गया कि भाई पैल्विक बोन जो है मेल और फीमेल की दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल का स्केलेटन होगा या फीमेल का स्केलेटन होगा। आर्कियोलॉजिकल स्टडी में ये टूल को यूज़ किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, इस फोटो को अगर आप देखते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोटो है। इसमें आप देखिए, ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए कि इसमें आप देखिए सारी बोन्स इसमें दी हुई हैं। देखो सबसे ऊपर ये हमारा हेड है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। ये मैंडिबल है जिससे हम, ये नीचे जो जॉ बोन होती है इसको मैंडिबल कहा जाता है। ये स्टर्नम है, देखिए ये स्टर्नम है। क्लैविकल, कंधे वाली जो बोन होती है जो दिखती है उसको हम क्लैविकल कहते हैं। स्कैपुला, जो पीछे कंधे की पीछे वाली बोन जो होती है। ह्यूमरस, ये वाली बोन है। रेडियस अल्ना, अल्ना अंदर वाली रेडियस। फिर आप देखिए रिब्स हैं, ये सारी रिब्स हैं। स्टर्नम आपने देख लिया। सैक्रम, ये वाली जो बोन है इसको सैक्रम कहा जाता है। ये पूरी की पूरी कौन सी बोन है? ये पैल्विक बोन है। इसकी 3 बोन से मिलकर बनती है। इलियम, इस्ट्रियम, ये देखिए इस्ट्रियम, प्यूबिस एंड इलियम भी दिखाया गया होगा। तो ये 3 बोन से, ये देखिए इलियम, इलियम, इस्ट्रियम, प्यूबिस। तो इलियम, इस्ट्रियम, प्यूबिस से मिलके बनती है इलियम। इस्ट्रियम कहाँ है? इस्ट्रियम एंड प्यूबिस। तो ये तीनों से मिलके बनती है कौन सी बोन? हिप बोन। फिर आप देखिए इसमें क्या है? फीमर, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन थी, हमने देखा था। पटेला, जो हमारा घुटना होता है उसके ऊपर जो गोल बोन होती है वो पटेला होता है। टिबिया, फेब्युला, फिबुला, टिबिया, फिबुला, ये टिबिया बोला जाता है। फिबुला किसकी तरह है? ये रेडियस और अल्ना की तरह है। देखिए हमने यहाँ पे रेडियस और अल्ना देखा था, हाथ में होती है रेडियस अल्ना, पैर में होती है टिब्यूला, फिबुला। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं सारे स्केलेटन पे हम कितना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हम स्केलेटन पे इतना टाइम इसलिए लगा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए। इधर आप देखिए, इधर आप देखिए, तो ये क्या है? कार्पल्स, कार्पस, मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस। सेकेंडली यहाँ पे क्या होगा? टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस। टार्सल्स, मेटाटार्सल, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स सी जहाँ पे यूज़ होगा वो हैंड की होंगी, टार्सल्स जहाँ पे यूज़ होगा वो लेग्स की होंगी। इसी तरीके से रेडियस अल्ना, टिबिया, फिबुला, सैक्रम, प्यूबिस, ये सारी की सारी बोन्स के नाम आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यूपीएससी कभी वेरी रेयरली बहुत कम पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में और 1 डे एग्ज़ाम्स जो बाकी के हैं और अदर जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लेते हैं उन सब में ये एग्ज़ाम फ्रीक्वेंटली उन एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक पर्टिकुलर बोन का नाम दे दीजिएगा और उसमें मैच करने को कहा जाएगा, लेग की बोन है ये, कहाँ की बोन है, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये आपने समझ लिया। तो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम स्केलेटल सिस्टम के अलग अलग और बोन्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।